ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 10⁻⁷ हर्ट्ज का? इसका मतलब हुआ कि जो भी मुझे एमिटेड फोटॉन्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इस केस में जो भी मुझे एमिटेड फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम देखो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हम जानते हैं, देखो B21/B12 इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था इन द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू 1 के बराबर था ना। देखो ये क्वेश्चन पावर से बेस्ड आ गया है ना, थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर मतलब मिनिमम पावर ही पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला तुरंत लिख लें n/2 hνp/TSP, जिसका वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। हेलो टू एवरीवन, CSR नेट फिजिकल साइंस में आज के इस लेक्चर में हम लेजर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट किया और साथ ही साथ जो कोहेरेंस था उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना, और आज हम कुछ और की टर्म्स जानेंगे, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद द लेजर। तो स्टार्ट जो हम करेंगे वो लाइन विड्थ से करते हैं, बिकॉज लाइन विड्थ कोहेरेंस से रिलेट करता है, ठीक है। सो लाइन विड्थ कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये लाइन विड्थ कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है, ठीक है। सो ये कहता है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट डेल्टा ई डेल्टा टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h कट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो टाइम है और जो एनर्जी है ऑफ एनी एक्साइटेड स्टेट दैट शुड नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट ए गिवन टाइम, है ना। एक ही समय पर हम लोग दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और भी बताता है, देखो यहां से कि अगर यहां पर एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम अगर बहुत कम है तो आप समझ के चलिए कि ये वाली जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी दैट वुड बी लार्जर, ठीक है। और अगर ये वैल्यू लार्जर हुआ, इसका मतलब जैसे आप एक्साइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो यहां पर अनसर्टेनिटीज आपको एनर्जीज में देखने को मिलेंगी, यानी एनर्जी लेवल्स में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड स्टेट जिसको हम लोग E1 एनर्जी लेवल से डिनोट कर रहे थे, और ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट जिसको हम लोग E2 एनर्जी लेवल से जो है वो स्पेसिफाई कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे ग्राउंड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड के केस में तो क्या है कि लाइफ टाइम कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इस केस में अगर लाइफ टाइम इन्फिनिटी हो गया तो डेल्टा ई का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि जो भी है एनर्जी वो यहां पर सर्टेन है, ठीक है। तो यहां पर अगर एनर्जी सर्टेन है तो चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्साइटेड लेवल्स के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस टाइम का वैल्यू शॉर्ट होता चला जाता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि एक्साइटेड स्टेट्स का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखना है, एक और स्टेट भी होती है जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट। देखो जैसे एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम है ना, 10⁻⁸ सेकेंड, वैसे ही इसका मेटास्टेबल स्टेट का उससे तो लॉन्गर है, लॉन्गर लाइफ टाइम है इसकी, ठीक है। कितनी है लॉन्गर लाइफ टाइम? लगभग मान के चलिए 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम लोग वहां पर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में तो तुरंत हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हो जाएगा, और अगर तुरंत स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया उस केस में, ठीक है, तो फिर हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हो पाएगा, यानी लेजर एक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेट हमारे पास होता है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट। तो और वही कंडीशन हमारे पास होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन, अभी हम उसको भी डिस्कस करने वाले आगे जाकर के, ठीक है। तो मेटास्टेबल स्टेट में आपको पहुंचाना होता है, ठीक है। एटम्स को डीएक्साइट करवाएं आप, तुरंत वो मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचेंगे, मेटास्टेबल स्टेट में उसकी लॉन्गर लाइफ टाइम रहेगी और फिर वहां से लेजर हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो अब यहाँ पर जैसे कि मेटास्टेबल स्टेट है, इसका इतना हमारे पास लाइफ टाइम होता है, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकंड होता है, और ये शॉर्ट्स हैं काफी ना। तो इस केस में अगर ये वैल्यू शॉर्ट होगी तो ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि जैसे जैसे आप एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है और इसकी वैल्यू ज्यादा, यानी अनसर्टेनिटी एनर्जी में हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखो ये एक लेवल नहीं है, इस एक लेवल के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो और भी लेवल से पास पास नजदीक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस डिनोट्स द अनसर्टेनिटी, दिस डिनोट्स द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, ठीक है। इसलिए जिस समय पर एटम यहां से एक्साइट होकर के ऊपर जा रहे होंगे तो एक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एनर्जी लेवल उसने ऑक्युपाई कर लिया, ऐसा नहीं है, वो इन तीनों में से किसी भी एनर्जी लेवल में ऑक्युपाई हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट से जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं कौन कौन से एनर्जी लेवल से ऑक्युपाई कर लें, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ की आपको लेजर बीम मिलती है। जैसा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि लेजर इज मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वो लेजर मोनोक्रोमेटिक नहीं मिल पाएगी हमको। बाय यूजिंग द हेसनबर्ग इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं कि जो ये एनर्जी लेवल का जो शिफ्ट है उनमें हल्का सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखो ये डिफरेंस हल्का सा है, इसलिए आप लेजर लाइट को मोनोक्रोमेटिक मान सकते हैं, ठीक है। बट आप ये कहें कि 100% मोनोक्रोमेटिक है तो ऐसा हमारा कहना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो सही नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये डिफरेंसेस आपके सामने नजर आ रहे हैं ना,
तो ये डिफरेंसेस हमारे पास जब एनर्जी लेवल्स के बीच में आएंगे तो जो भी आपके फोटोन्स इमिट हो रहे होंगे, ठीक है, वो एक कंटिन्यूस वेवलेंथ के इमिट नहीं हो रहे होंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेव से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बस ये लेजर बीम है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे बहुत सारे हमारे पास फोटोन्स होंगे अलग अलग वेवलेंथ के, इसलिए आप इनको वेव ट्रेन्स से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो दीज रिप्रेजेंट्स वेव ट्रेन्स, इनको हम लोग वेव ट्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना अलग अलग, एक ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उससे मिलकर के एक पूरी ट्रेन बनी रहती है, सेम यहाँ पर है। यहाँ बहुत सारे फोटोन्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब हमारे पास में बहुत सारे फोटोन्स हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसको मोनोक्रोमेटिक कहेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट 100% मोनोक्रोमेटिक कहें ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं लाइन विड्थ की। तो देखो ये जो हमारे पास डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, दिस इज एनर्जी लाइन विड्थ, इसको बोलते हैं एनर्जी लाइन विड्थ, ठीक है। यानी कि एनर्जी लेवल कितना ब्रॉड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगे हमारे पास, जिनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, सो दैट वैल्यू विल बी डेल्टा लैम्डा। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी में भी होगा, सो डेल्टा न्यू, ठीक है। तो ये जो डेल्टा न्यू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन विड्थ। इसको क्या बोलेंगे? लाइन विड्थ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन विड्थ, नेचुरल लाइन विड्थ इसको बोलते हैं, नेचुरल लाइन विड्थ, ठीक है। और ये हमारे पास में है नेचुरल लाइन विड्थ फॉर द केस ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ में मुझे ब्रॉडनिंग नजर आ रही है, ठीक है, वेवलेंथ ब्रॉडनिंग नजर आ रही है मेरे को ये, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जो है ना FWHM, अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे इसको, जब इंटेंसिटी यूजिंग द स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, जब हम लोग उसको मेजर कर रहे होंगे और ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी का वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, तो हमें वो ग्राफ जो है वो दो प्रकार से देखने को मिल सकता है, आइदर गॉसियन शेप मिल सकता है या फिर लोरेंज फंक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें कुछ ना कुछ वहां पर ब्रॉडनिंग नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि शार्प पीक आपको नजर आ रही है इस प्रकार से, ये लो शार्प पीक नहीं, हल्का सा आपको यहां पर ब्रॉडनिंग नजर आएगी, ठीक है। और ये जो ब्रॉडनिंग होती है ना, इसी को बोलते हैं हमारे पास में, ये बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। नेचुरल ब्रॉडनिंग हो सकती है, कोलिजन ब्रॉडनिंग हो सकती है, ठीक है, डॉपलर ब्रॉडनिंग हो सकती है, और कॉरस्पॉन्डिंग लाइन विड्थ का वैल्यू भी हम लोग उसके कैलकुलेट करते हैं, और यहां से क्वेश्चन CSR नेट में बनता है, ठीक है। तो लाइन विड्थ आपको समझ में आ गया होगा। लाइन विड्थ का मतलब हमारे पास हो गया कि जो हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ्स के, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट है हमारे पास इनकी वेवलेंथ्स, जो फोटोन्स जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट, तो इनके बीच में ये वेवलेंथ या इस फ्रीक्वेंसी में जो चेंज मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ब्रॉडनेस नजर आएगी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं उसके अंदर, सो दैट विल गिव्स मी द लाइन विड्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग लाइन विड्थ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और इसको हम डेल्टा लैम्डा या फिर डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ में आप निकालना चाह रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंसी में। अब क्या होगा कि इस लाइन विड्थ का एक रिलेशन होता है किसके साथ में? कोहेरेंस लेंथ के साथ में। कोहेरेंस लेंथ कह लो या फिर हम लोग कोहेरेंस टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंस लेंथ को हम लोग LC से डिनोट करेंगे और कोहेरेंस टाइम को टो C से डिनोट करेंगे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ना। और इसके बीच रिलेशन क्या था? LC = C टो C, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आप और भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, करना चाहें तो। देखो हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट्स का जो हमारे पास लाइफ टाइम होता है वो आप लोग जानते हैं ना यहाँ से, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10⁻⁻8 सेकेंड, ये आपको पता है पहले से, ओके। H कट का वैल्यू भी आपको पता रहता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है एनर्जी में वो आप लोग कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और यहां से जब आप एनर्जी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां से अनसर्टेनिटी फ्रीक्वेंसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम लोग लाइन विड्थ कह रहे हैं ना एक केस में, तो इसी को लाइन विड्थ हम लोग अगर बोल रहे हैं तो इसका वैल्यू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो H डेल्टा न्यू, और यहां से हो जाएगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली H/2π, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T ये हमारे पास होगा, ठीक है। और ये H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग डेल्टा न्यू इज अप्रोक्सीमेटली 1/2π डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा T का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें और इसको सोल्व जब आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁻7 हर्ट्ज। ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, ठीक है। आल्सो यहाँ से आप जो है ना डेल्टा ओमेगा, यानी जो हमारे पास में स्प्रेड नजर आ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं दोनों के बीच रिलेशन कि डेल्टा ओमेगा = 2π डेल्टा न्यू होता है। सो आई एम गेटिंग दिस रिलेशन एज डेल्टा ओमेगा = 1/4π डेल्टा T। ये आ रहा है ना अगर मैं इसको यहां पर पुट करता हूं तो, ठीक है। तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कितना स्प्रेड नजर आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 10⁻7 हर्ट्ज का? इसका मतलब हुआ कि जो भी मुझे एमिटेड फोटोन्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इस केस में जो भी मुझे एमिटेड फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, ठीक है, ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट, इट इज मेजर्ड
अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ दी 10⁻⁷ हर्ट्ज, यानी उसकी एक्यूरेसी लगभग जो है आप कितनी मेजर कर सकते हैं, 10⁻⁷ हर्ट्ज मैक्सिमम आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है ना यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा h डेल्टा न्यू, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, एक रिलेशन आप लोग जानते ही हैं, लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू। तो आप लाइन विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं डेल्टा न्यू, तो यहाँ पर आप जो है ना दोनों तरफ जो है डिफ्रेंशिएट करिए। देखो डेल लैम्डा दिस इज इक्वल टू c, और यहाँ पर हो जाएगा -1 बाई न्यू स्क्वायर, -1 बाई न्यू स्क्वायर एंड डेल्टा न्यू। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, और अगर आप इसे कंप्लीटली लैम्डा की टर्म्स में देखना चाहते हैं इसको, वैसे न्यू की टर्म्स में भी आ रहा है हमारे पास, लेकिन अगर लैम्डा की टर्म्स में आप देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं यहाँ से इसको फिर दोबारा से हम लिखेंगे। देखो c माइनस सी एंड 1 बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू, न्यू वैल्यू मेरे पास है c बाय लैम्डा, सो दिस इज c स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा न्यू कितना होगा, तो डेल्टा न्यू मेरे पास हो जाएगा c बाय डेल्टा लैम्डा, c बाय डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा विल बी, अच्छा डेल्टा लैम्डा जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ से, सो दिस इज बी, हाँ फिर तो वापस ही आ जाएगा ना ये चीज़ तो। ठीक है, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आए ना आप लोग, यहाँ तक आए आप। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट करिए ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो डेल्टा ई एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टिनिटी इन द टाइम, और अनसर्टिनिटी इन द टाइम कितने के बराबर है, कोहेरेंस टाइम के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टो सी, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ एच कट। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एच कट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमारे पास आएगा, देखो डेल्टा ई जो है दिस इज एच डेल्टा न्यू, और यहाँ से आ जाएगा टो सी एंड दिस इज एच कट। ठीक है, अच्छा एक काम कर लिए आप, एक काम कर सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ से एच है ना, तो इसको भी आप ऑर्डर ऑफ एच ही मान लीजिए ताकि यह कैंसिल आउट हो जाए यहाँ से। ठीक है, एच ऑर्डर भी मान सकते हैं, एच कट भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, और आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा न्यू है ना, इसका वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग। तो देखो टो सी का वैल्यू आ गया 1 बाय डेल्टा न्यू और 1 अपॉन, अब डेल्टा न्यू का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। देखो डेल्टा न्यू का वैल्यू हो जाएगा डेल लैम्डा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डेल लैम्डा एंड देन न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को आप लोग यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो सी डिवाइड बाय डेल लैम्डा, और न्यू स्क्वायर का आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ से न्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर और डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखो 1 बाय सी, ठीक है, 1 बाय सी एंड देन डेल लैम्डा, और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और देखो इस सी को इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा सी टो सी दिस इज इक्वल टू, और ये हमको पता है सी टो सी कितने के बराबर है, एल सी के बराबर है। ठीक है, तो एल सी दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सो दिस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन द कोहेरेंस लेंथ एंड द वेवलेंथ, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द स्प्रेड इन द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशन से कई बार न्यूमेरिकल जो है ना वो आ सकता है आप लोगों का, तो इस रिलेशन को याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन दैट एल सी इज इक्वल टू डेल लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा, डायमेंशन भी तो मैच करना चाहिए ना, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये मन चलेगा। ओके, तो ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि इंटेंसिटी जो हमारे पास होगा ऑफ दैट इमिटिंग फोटोन, जो डी एक्साइट होने पे इमिट हुआ है, उसका हम लोग इंटेंसिटी और जो उसका जो वेवलेंथ रहेगा उसके बीच में हम लोग एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ का नेचर किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ का नेचर हमारे पास आता है ना, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द ग्राफ वुड लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिलता है। ओके, एक ग्राफ आपको इस प्रकार से, दूसरा ग्राफ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस है। देखो ये जो ग्राफ जिसमें आपको पीक अधिक देखने को मिल रही है ना, दैट वाज गॉसियन फंक्शन। ठीक है, गॉसियन फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द लोरेंज फंक्शन। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये गॉसियन वाला, ये आपको कब देखने को मिलेगा, और ये जो लोरेंज वाला है ये आपको कब देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए दोनों के बीच, कब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जब हम ब्रॉडनिंग की बात करते हैं ना, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी जो भी हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आ रही होंगी आप लोगों को, तो उनमें हल्का सा क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस में आपको एक विड्थ देखने को मिलेगी, ब्रॉडनिंग देखने को मिलेगी आपको, और ये सब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आ रहा है, ये हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो यहाँ ये जो ब्रॉडनिंग है ना, ये 3 प्रकार की हो सकती है। एक होता है डॉपलर ब्रॉडनिंग, ठीक है, एक होता है नेचुरल ब्रॉडनिंग,
और एक होता है हमारे पास में कोलिजन ब्रॉडनिंग। ठीक है, अब ये जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है इसमें ग्राफ मुझे गॉसियन देखने को मिलेगा, जबकि इन दोनों केस में मुझे ग्राफ कैसा देखने को मिलता है, लॉरेंज ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये डॉपलर ब्रॉडनिंग होती क्या है, मतलब ये कब नजर आएगी ब्रॉडनिंग। देखो डॉपलर ब्रॉडनिंग, जैसे डॉपलर इफेक्ट आप लोगों ने स्टडी किया था ना, वो लाइट के केस में भी वैलिड था, और हमारे पास जो ऑस्किलेशन वेव्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें साउंड के चैप्टर में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पर भी वैलिड था। तो अभी इस केस में क्योंकि लाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास जो गैस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर लिक्विड के अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होंगे, वो लगभग आप समझते हैं फ्री होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स तो लगभग फ्री होते हैं। ओके, तो जब वो फ्री होंगे तो उनके बीच में क्या हो रहा होगा, हमारे पास में वो रैंडम डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे ना, रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे। कोलिजन पर भी आऊंगा मैं, उनकी कोलिजन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं इनकी वेलोसिटी को लेकर के बात करता हूं। तो जैसे कि हमारे पास गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फ्री होते हैं, वो सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वाइज भी और उसकी डायरेक्शन भी दोनों लगातार चेंज हो रही हैं। तो जो भी ऑब्जर्वर उस इमिटिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा होगा, ठीक है, इमिटिंग फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा होगा, उसके लिए क्या होगा यहां पर कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो वैलिड रहेगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि देखो यहां मोशन होने लग रहा है, जो हमारे पास में डिफरेंट एटम्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि वो फ्री हैं तो वो मोशन कर रहे होंगे। अब मोशन अगर कर रहे होंगे तो जो बाहर ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर के लिए तो वो चीजें क्या है, डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना उस केस में, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज दोनों अगर चीजों में देखा जाए तो वो चेंज होने लग रही है। तो जब वो चेंज होगी इस केस में, तो डॉपलर इफेक्ट आएगा और उसकी वजह से डॉपलर ब्रॉडनिंग नजर आएगी आपको। ठीक है, तो डॉपलर ब्रॉडनिंग जो होता है, ठीक है, उसका वैल्यू आप लोग ध्यान रखेंगे, डेल्टा ओमेगा डी, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आप लोग ब्रॉडनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप लाइन विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू आप लिख दें सिंपली 2 पाई डेल्टा न्यू डी। ठीक है, तो फिर आपको वो भी कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। ओके, सो मैं बता रहा हूं यहां से डेल्टा ओमेगा डी का कितना वैल्यू होता है। तो देखो डेल्टा ओमेगा डी का वैल्यू होता है 2 ओमेगा नोड अंडर रूट में 2 KT ln2 डिवाइड बाय MC स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग ध्यान रखें। देखो बार बार एग्जाम में पूछता है CSR नेट के अंदर इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन बहुत बड़ा है इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन MSc में जब आप पढ़ते हैं ना इसको, वहां पर डेरिवेशन आपके सामने आते हैं। तो यहाँ डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। अच्छा, ये ओमेगा नोड क्या चीज है, ओमेगा नोड का मतलब हो गया जो सेंट्रल पीक मुझे नजर आ रही है, उस पीक के कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर अगर वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट नहीं किया गया, मान लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट वुड बी ओमेगा नोड। ये क्या होगा हमारे पास, ओमेगा नोड। चलिए, ये हमारे पास हो गया ओमेगा नोड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये m क्या चीज है। तो ये मास ऑफ दी, जो भी हमारे पास एटम्स की बात कर रहे हैं उसका मास है, ठीक है, मास ऑफ दी एटम्स। ठीक है, चलिए, और ये जो हमारे पास ओमेगा डी है, ओमेगा डेल ओमेगा, तो ये डेल ओमेगा मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रॉडनिंग। तो ये जो ब्रॉडनिंग होगा ना, जैसे यहां पर मान लीजिए ये ब्रॉडनिंग डेल ओमेगा के बराबर है, डेल ओमेगा डी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस समय आप ये ब्रॉडनिंग डिफाइन कर रहे होंगे डेल ओमेगा, उस समय पर इसको हम लोग बोलते हैं FWHM, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, इसको ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर विड्थ मुझे नजर आ रही है फुल, और साथ ही साथ यहां की जो इंटेंसिटी है ना, वो इंटेंसिटी इस पीक की इंटेंसिटी से, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी से आधी नजर आएगी यहां पर। ठीक है, इसलिए इसको हाफ मैक्सिमा बोला गया। ठीक है, हाफ मुझे यहां पर नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिस समय पर आप इस डेल ओमेगा को डिफाइन कर रहे होंगे, उस वैल्यू पर इंटेंसिटी का वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, तो दिस इज FWHM। ओके, तो ये फॉर्मूले से आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइन विड्थ का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, लाइन विड्थ बताइए, डॉपलर लाइन विड्थ, या फिर आपसे डॉपलर ब्रॉडनिंग में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी ब्रॉडनिंग आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करता हूं नेचुरल। तो देखो नेचुरल का मतलब हो गया जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया है ना, वो नेचुरल हमारे पास लाइन विड्थ आया था। उसका अभी जैसे फॉर्मूला आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि डेल्टा ई डेल्टा टी, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। ठीक है, एच कट ऑर्डर का था ना हमारे पास में। ओके, नाउ डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं एच डेल्टा न्यू एंड डेल्टा टी एंड इज ऑफ द ऑर्डर एच कट। ठीक है, फिर इसके बाद डेल्टा ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई डेल्टा न्यू। तो यहां से डेल्टा न्यू कितना आ गया, यहां से डेल्टा न्यू आ गया डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, देखो एच डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई एंड देन डेल्टा टी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम गेटिंग डेल्टा ओमेगा, जो कि नेचुरल में आप निकाल रहे हैं, सो दैट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। सो दिस रिलेशन यू हैव टू रिटर्न डेल्टा ओमेगा एन, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 बाय डेल्टा टी।
तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल ब्रॉडनिंग। नेक्स्ट इज कोलिजन ब्रॉडनिंग। कोलिजन ब्रॉडनिंग का मतलब हो गया कि कोलिजन से अफेक्ट होगा किसका, फ्रीक्वेंसी, उस एमिटिंग लाइट का फ्रीक्वेंसी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जब कोलिजन हो रहा होगा तो जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा एमिटिंग फोटॉन्स के बीच में, वो फेज डिफरेंस बार बार टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा ड्यू टू द कोलिजन। ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन हमारे पास एटम्स जब बार बार कोलाइड कर रहे होंगे, एट हाई टेम्परेचर ये देखने को मिलता है इफेक्ट। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल इफेक्ट आते हैं, उस केस में हमारे पास कोलाइड कर रहे होते हैं एटम्स। ठीक है, और जिस समय कोलाइड कर रहे होंगे उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी होगी या फेज डिफरेंस होगा हमारे पास, वो लगातार आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, एमिटिंग फोटॉन्स का। तो यहाँ पर जो कोलिजन ब्रॉडनिंग होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला रहेगा डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और दैट वैल्यू विल बी 2 डिवाइड बाई टो सी, ये हमारे पास है। ठीक है, दिस इज कोलिजन ब्रॉडनिंग का ये फॉर्मूला रहेगा 2 बाय टो सी। ये टो सी क्या चीज है, दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सिस्टम या लिक्विड सिस्टम या सॉलिड्स के अंदर भी देखने को मिलता है कोलिजन। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, टो सी रिप्रेजेंट्स द एवरेज टाइम बिटवीन, ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर ये नहीं दे रखा तो फिर इसका दूसरा फॉर्मूला बताता हूं। देखो आपको, एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है, और टाइम अगर आप निकालेंगे तो मेरे पास आएगा, देखो, एवरेज पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कोलिजन एंड दैट इज डिफाइंड एज द मीन फ्री पाथ, है ना, उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहेंगे। तो मीन फ्री पाथ एंड डिवाइड बाय व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला भी आपको मतलब इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो सकता है टो सी का वैल्यू। तो हो सकता है आपको हिंट में ये चीज दे रखे हो, इनका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, देखो, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है यहां पर 1/√2, ठीक है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। ठीक है, इसको आप लोग KT डिवाइड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में हो जाएगा, उसको इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, इसके बाद है एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की होगी, अंडर रूट में 8 पाई KT, ठीक है, 8 KT डिवाइड बाय पाई m, ये वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है ना, तो अंडर रूट 8 KT डिवाइड बाय पाई m। तो हो सकता है आपको यहाँ टेम्परेचर दे रखा हो, प्रेशर दे रखा हो, और आपको डायमीटर दे रखा हो मॉलिक्यूल्स का, और आपसे पूछ ले यहाँ से कि बताइए ब्रॉडनिंग जो है वो, कोलिजन ब्रॉडनिंग जो है उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन विड्थ कैलकुलेट करवाए तो फिर आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू का वैल्यू आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डॉपलर से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं अब। ठीक है, विच इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास ये पता है हमको कि जो एटम्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। और उसका जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, तो ग्राफ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ आता है, e⁻⁻e डिवाइड बाई KT। ठीक है, बल्कि डेल्टा ही होता है ना यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली वो डिकेइंग ग्राफ होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप देखेंगे एनर्जी जैसे यहाँ पर लोअर है ना, लोअर एनर्जी के केस में आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट वर N1 एंड करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, दैट एनर्जी वुड बी E1। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल का जो हमारे पास एनर्जी है दैट वुड E1 एंड इट कोरस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ एटम्स N1, है ना। हमारे पास E1 ग्राउंड स्टेट में कितने लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स N1। और इससे अगर आप ऊपर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, लेटेस्ट यहाँ पर आप चले जाते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे N2। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी कौन सा होगा, E2 होगा। तो डायरेक्टली आप इस ग्राफ से ऐसा कह सकते हैं, इस ग्राफ को देख करके, कि E2 का वैल्यू तो E1 से ज्यादा है, E2 का वैल्यू E1 से ज्यादा है, बट N1 का वैल्यू, ठीक है, N1 का वैल्यू ग्रेटर है N2 से। ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास है। अब N1 ग्रेटर देन N2, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन, वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा मिलेगा ना। एटम्स का जो पॉपुलेशन है वो मुझे अधिक मिल रहा है इन द ग्राउंड स्टेट देन इन द एक्साइटेड स्टेट। और अब आप मुझे ये बताइए कि लेजर एक्शन के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो आ रहा था और रेट ऑफ एमिशन, कौन सा अधिक होना चाहिए, एमिशन वाला कि एब्जॉर्प्शन वाला, बताइए। एमिशन वाला ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वहां से डीएक्साइट होगा, यानी एमिशन होगा, उस समय लेजर एक्शन हो रहा होगा। तो दैट शुड बी डोमिनेट, है ना, डोमिनेट ओवर दैट एब्जॉर्प्शन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर एमिशन, रेट ऑफ एमिशन
दैट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फॉर द केस ऑफ लेजर एक्शन, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, फॉर लेजर एक्शन दिस शुड बी सेटिस्फाइड, फॉर लेजर एक्शन दिस शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा, अब देखो एमिशन जो है वो दो तरह के हो रहे थे, एक स्पॉन्टेनियस था, दूसरा स्टिमुलेटेड था। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है उससे मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन है दैट इज प्रीडोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस एमिशन, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा आ रहा था, जो डोमिनेटिंग पावर था ना दैट वुड बी 10⁻13। अब देखो इतना ज्यादा अगर डोमिनेट कर रहा है तो हम यहाँ जो एमिशन लिखने वाले हैं ना वो स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट लिखेंगे, ना कि स्पॉन्टेनियस का, बिकॉज दैट वुड बी डोमिनेटिंग। ओके, तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन का, सो दैट वुड बी B21 N2 एंड U ऑफ न्यू, ये हमारे पास था, ठीक है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का कितना था, एब्जॉर्प्शन का था हमारे पास में B12 N1 U ऑफ न्यू, ये था, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम देखो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हम जानते हैं, देखो B21 बाय B12 इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था इन द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट, इसका वैल्यू 1 के बराबर था ना, तो क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आई एम गेटिंग ओनली U ऑफ न्यू भी कैंसिल आउट हो रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग यहां से मिल जाता है N2 इज ग्रेटर देन N1। देखो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने वाली है, लेजर एक्शन के लिए N2 का वैल्यू N1 से ज्यादा होना चाहिए, और जैसा हम नॉर्मल कंडीशन पे देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट पे पॉपुलेशन अधिक है एक्साइटेड स्टेट से। अब देखो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है और लेजर एक्शन के लिए ये होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन तो ये हुई ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन ये हुई, और यहां से अगर आप यहां पर लाना चाहते हैं सिस्टम को तो इसके लिए आपको पंपिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, पंपिंग मेथड इसके अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोग नॉर्मल कंडीशन पर ये बात जानते हैं और यहां से लेजर एक्शन के लिए हमारे पास ये बात सामने आ रही है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, यानी फॉर द केस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन वी हैव टू डू पंपिंग मेथड। और ये जो पंपिंग मेथड होता है ये लगभग 3-4 तरीके से हो सकता है, मैं मुख्य रूप से अगर बात करूं तो 3 प्रकार के आप बात कर रहे होंगे, क्योंकि 3 तरह के लेजर हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं, एक हमारे पास हीलियम नियॉन, एक हमारे पास है रूबी लेजर, और एक हमारे पास है सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है। तो जैसे एक है हमारे पास रूबी लेजर, एक है हीलियम नियॉन लेजर, और एक हमारे पास सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग ये 3 ही पढ़ते हैं। अच्छा, रूबी लेजर में क्या होता है कि जिनोन फ्लैश लाइट का आप लोग यूज करते हैं टू एक्साइट द एटम्स, ठीक है। तो यहां पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन आप अचीव करवाएंगे वो आप लोग फ्लैश लाइट के माध्यम से, यानी लाइट को जो है इंसिडेंट करवा करके करवा रहे हैं यहां पर, है ना। तो इस मेथड को हम लोग जो यूज कर रहे हैं रूबी के अंदर, रूबी लेजर के अंदर, दैट मेथड इज कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल का मतलब लाइट ही हुआ ना, तो ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये एक पंपिंग मेथड हो गया। हीलियम नियॉन लेजर में हम लोग एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट जब करवाएंगे ना एटम्स को तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, जहां पर वो कोलिजन करते हैं, हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन अचीव होती है। तो ऐसे केस में यहां पर हमारे पास जो होगा दैट वुड बी एक्सेलरेट करना है ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, ठीक है, ये आप लोग यूज कर रहे हैं। और सेमीकंडक्टर लेजर में क्या होता है कि डायरेक्ट कन्वर्ट होती है, यानी कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज डायरेक्ट कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड। तो ये मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के पंपिंग मेथड्स जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। और अब जब हम पंपिंग मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, अब हमें ये पता रहना चाहिए एक और क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार जो एग्जाम में पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे कि 2 लेवल लेजर पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है, देखो हमारे पास 2 लेवल लेजर में 2 ही लेवल्स होंगे ना, एक ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, लगभग कितना 10⁻⁻8 सेकेंड। तो जब ये इतना कम है हमारे पास, ठीक है, इसका लाइफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एटम यहां से यहां पहुंचेगा, एक्साइट होगा, तो तुरंत वो डी एक्साइट हो जाएगा। यानी कि आपको कभी ये कंडीशन नजर आने वाली है, बताइए आप लोग, कभी भी आपको ये कंडीशन नजर नहीं आने वाली है। नॉर्मल कंडीशन में आपको N1 ग्रेटर देन N2 मिल रहा था, बट यहां पर आप देखेंगे N1 इज इक्वल टू N2 वाली कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। N1 इज इक्वल टू N2 मतलब कि जितने एटम्स यहां से एक्साइट हो रहे हैं उतने डी एक्साइट होते रहेंगे उतने ही टाइम इंटरवल पे, ठीक है। यानी कि ऐसा होगा कि यहाँ का जो हमारे पास में लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। इस केस में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का लाइफ टाइम कम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो यहाँ रहेंगे एक्साइटेड स्टेट में वो आपको कम ही देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन यहाँ पर वैलिडेट नहीं हो सकता है।
लेकिन हाँ, अगर आप 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर इनकी बात करते हैं ना, तो ऐसे केस में हमारे पास और भी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, ग्राउंड और हाइयर एनर्जी लेवल के बीच, और उनको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये एक एनर्जी लेवल जो होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। और जो मेटास्टेबल लेवल होता है ना, इसका एनर्जी, इसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत हमारे पास में मतलब ज़्यादा होता है, लॉन्गर लाइफ टाइम होता है इसका। लॉन्गर लाइफ टाइम मतलब लगभग 10⁻³ सेकेंड। तो इस वजह से 3 लेवल लेजर, 4 लेवल लेजर, इनके अंदर मेटास्टेबल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो यहां पर तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जैसे ही हमारे पास एटम्स डीएक्साइट होंगे तो हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जहां पर 2 लेवल लेजर है वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम क्या है, बहुत शॉर्ट है, इस वजह से वहां पर एटम्स रुक ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब N2 ग्रेटर देन N1 शुड नॉट बी अचीव्ड देयर। ओके, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का यहाँ पर जो है थ्योरी था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा दैट वाज द मिनिमम पावर, ठीक है। मिनिमम पावर या थ्रेशोल्ड पावर को आप लोग कह सकते हैं, दैट शुड रिक्वायर्ड टू पंप द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी थ्रेशोल्ड पावर। देखो, जैसे थ्रेशोल्ड पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 3 लेवल लेजर की बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 2 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन होता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को, जिसका एनर्जी हम लोग E1 मान के चल रहे हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास E2 रहेगा लेवल, और यहाँ पर हमारे पास E3 लेवल रहेगा, ठीक है। तो जो लेजर एक्शन होगा वो कहाँ पर पॉसिबल है? देखो, ये मेटास्टेबल स्टेट है, दिस इज मेटास्टेबल स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो लेजर एक्शन कहां पर पॉसिबल होगा? E2 से E1, तो यहां पर लेजर एक्शन पॉसिबल है, ठीक है। यहां पर लेजर एक्शन पॉसिबल होगा, तो हम यहां पर देखो कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और अब आप ये देखिए कि जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, ओके, तो एनर्जी इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? E2 की एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ना, डिफरेंस आप देखें, क्योंकि ये डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा ना, एनर्जी डिफरेंस, तो यहां पर हो जाएगा E2 माइनस E1, इस डिफरेंस की आप लोग बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब देखें यहाँ पर E2 माइनस E1 डिवाइड बाई T है, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, क्योंकि एक एटम तो यहाँ पर गिरेगा नहीं कि फोटॉन्स जनरेट हो गया, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो मान लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में N1 नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसमें N2 है, इसके अंदर N3 है। तो जैसे N2 है ना यहाँ पर, तो N2 नंबर ऑफ एटम्स हमें क्या देंगे? N2 नंबर ऑफ एटम्स हमको लेजर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आप N2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखें, यहाँ पर हो जाएगा N2, और ये जो एनर्जी आप गैप देख रहे हैं, दिस एनर्जी गैप, दैट शुड इक्वल टू H न्यू P। ये न्यू P क्या चीज़ है? देखो, न्यू P मेरे पास है कि जब आप E1 से E2 की जो है, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस जब आप लेंगे, तो ये न्यू P है पंपिंग फ्रीक्वेंसी, इसको पंपिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पंपिंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है E1 और E2 के बीच में, क्योंकि लेजर एक्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ यही दे रहा है, तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी की जब हम बात कर रहे होंगे, तो दिस एनर्जी डिफरेंस शुड बी H न्यू P, एंड दिस इज डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा T, और T को हम लिख रहे हैं TSP। TSP किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इन दिस मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट में जो ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, इनके हमारे पास में स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम कितनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है TSP, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो N है दैट वाज N1 प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ पर जो N1 और N2 है वो लगभग बराबर से हैं, इस वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि N2 का वैल्यू N/2 के अप्रॉक्स होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है ग्रेटर देन N/2 से, लेकिन मिनिमम अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, अगर आप P मिनिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम अगर आप पावर निकालना चाहते हैं, दैट मिनिमम पावर के लिए आपको ये चाहिए कि N1 N2 शुड बी इक्वल, ठीक है। सो दैट मीन्स N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में N/2 H न्यू P डिवाइड बाई TSP। तो ये फॉर्मूला आप लोग जो है ना मिनिमम थ्रेशोल्ड पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिनिमम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके। तो ये हमारे पास में, ठीक है। E3 लेवल की आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है, मुझे लेजर एक्शन देगा भी नहीं, ओके। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस लेवल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास में मिनिमम थ्रेशोल्ड पावर, इसका आप लोग यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर कई बार आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं एंगुलर स्प्रेड की, ठीक है। एंगुलर स्प्रेड की, एंगुलर एंड एरियल स्प्रेड दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंगुलर एंड एरियल स्प्रेड, तो इसके लिए आप अज्यूम कीजिए कि मेरे पास में एक लेज़र लाइट है, ओके, सर्कुलर उसका अपर्चर है,
उससे आप लोग इसको पास करवा रहे हैं। दिस इज लेज़र लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है एक सर्कुलर अपर्चर आप अज्यूम कर लीजिए, इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल डी के बराबर है, ठीक है। तो लेज़र लाइट यहाँ से आप लोग पास करवा रहे हैं। तो लेज़र लाइट जैसे इसके अंदर से जाएगी ना, तो इस प्रकार से प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे जा करके ये स्प्रेड हो जाएगी ना, इस प्रकार से स्प्रेड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ पैटर्न यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास शीट है, ठीक है, जिस पर आप इमेज देखना चाह रहे हैं। इसी लेज़र लाइट का इमेज जो है ना वहाँ पर आ रहा है आपका। तो इस प्रकार से लेज़र लाइट का इस प्रकार से आपको इमेज नजर आएगा, ठीक है। और इसका डायमीटर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल डी के बराबर, ओके। और ये जो एंगल है ना, अगर देखो इसको पॉइंट सोर्स आप मान करके चल रहे हैं, तो पॉइंट सोर्स केस में फिर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा, और इसके बाद इस प्रकार से दिस एंगल विल बी थीटा, दिस डायमीटर विल बी स्मॉल डी एंड दिस इज कैपिटल डी, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, चलो इसको स्मॉल डी नहीं तो इसको एक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखो, मैंने एंगुलर स्प्रेड का बात किया ना सबसे पहले। तो एंगुलर स्प्रेड का मतलब हो गया थीटा एंगल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर इमेज बन रही है ना आप लोगों की, इमेज ऑफ लाइट, ठीक है, इमेज ऑफ लाइट, जो इमेज लाइट की बनेगी ना वो यहाँ पर बन रही है आप लोगों की। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस इमेज लाइट की इमेज यहाँ पर, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू देखो, ये आप लोगों ने जो है ना रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा होगा लाइट के केस में। तो वहाँ से रेजोल्यूशन जो एंगल होता है ना, दैट वाज थीटा। आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा। सर्कुलर अपर्चर के केस में उसका वैल्यू भी आता है 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, ये एंगुलर स्प्रेड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। 1.22 तभी होगा जब सर्कुलर अपर्चर है, उस केस में ही हमारे पास देखो सर्कुलर अपर्चर है इस केस में, तभी वैलिड रहेगा। रेक्टेंगुलर अपर्चर अगर है तो 1.22 को यहाँ से हटा लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगल होता है, ठीक है। और वो मिनिमम एंगल होगा सच दैट द रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पास में अचीव हो सके, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू हमारे पास है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ से हमारे पास आया है, ठीक है, रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। ये थोड़ा ऑप्टिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स का वैसे तो लेजर भी है, लेकिन ऑप्टिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं ना रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन को, वो हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, डायफ्रैक्शन तो होगा हमारे पास। जिस अपर्चर से आप लोग इसको भेजेंगे लाइट को, तो क्या कर जाएगी यहाँ से डायफ्रैक्ट कर जाएगी। तो डायफ्रैक्शन में हम लोग रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन का यूज करते हुए एंगुलर स्प्रेड का फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट है एरियल स्पीड। देखो इस केस में अगर एरियल स्पीड आप निकालेंगे तो यहाँ जो इमेज आपको मिल रही है ना, तो इसका एरिया आपको कितना देखने को मिलेगा। तो एरिया वाइज आपको यहाँ देखने को मिलेगा पाई एक्स स्क्वायर, है ना। अगर आपको सर्कुलर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है दैट मीन्स पाई एक्स स्क्वायर, ओके। और अगर हमारे पास अपर्चर रेक्टेंगुलर हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेक्टेंगुलर अगर होता है तो ऐसे केस में आप इस पाई का यूज नहीं करेंगे फिर, ठीक है, पाई का यूज नहीं करना है फिर आपने, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि इस केस में एक्स का वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है ना आप tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, tan थीटा का वैल्यू। सो tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ओके। और क्योंकि एंगल थीटा बहुत कम है तो ऐसा में हम जूम कर सकते हैं कि tan थीटा टेंड्स टू थीटा हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज नथिंग बट x डिवाइड बाय बेस विच इज d, ठीक है। तो x चाहता था मैं, यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास आ जाता है थीटा कैपिटल D, और ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो मेरे पास आएगा पाई थीटा डी का होल स्क्वायर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरियल स्प्रेड, दिस रिप्रेजेंट्स द एरियल स्प्रेड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एरिया इसका। और देखो अगर इसका एरिया आप लोगों को पता चल चुका है, और ये जो लेजर लाइट था, ठीक है, इसका अगर आप लोगों को पावर पता है कि इसका इंटेंसिटी कितना है, पावर आपको मान लीजिए मालूम रहेगा, या इंटेंसिटी मालूम रहेगा कि यहाँ पर जो आपको इमेज देखने को मिल रही है, तो आप सिंपली यहाँ से इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होगा जो आप यूज करेंगे, पावर डिवाइड बाय एरियल स्प्रेड का, पावर डिवाइड बाय एरियल स्प्रेड, ठीक है। ये इमेज के लिए मैंने आपको बता दिया, इमेज के कितनी इंटेंसिटी होगी अगर आपसे पूछ लेता है तो आप ये देखें पावर कितना लिया था आपने और एरियल स्प्रेड उसका कितना है, ठीक है। तो पावर कितना है लेजर बीम का डिवाइड बाय एरियल स्प्रेड, उससे आप लोगों का इंटेंसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने डिस्कस किया है। अब एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट जाना था ना एरियल और एंगुलर स्प्रेड का, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ए लेजर बीम हैज़ पावर ऑफ 100 मिलीवाट, ओके, इट हैज़ एन अपर्चर ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर एंड इट इमिट्स ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लेजर बीम का जो पावर हम लोग यूज कर रहे हैं दैट वुड बी 100 मिलीवाट। तो 100 मिलीवाट का मतलब हो गया 0.1 वाट, ठीक है।
और इसके बाद अपर्चर आप लोगों को दे रखा है, और ये नहीं कह रखा अपर्चर वो सर्कुलर है कि किस प्रकार का है, ठीक है। तो हम लोग जनरल सर्कुलर भी मान सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर मानेंगे तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो इट इज एन अपर्चर ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर। तो अपर्चर मतलब क्या हो गया, ठीक है, अपर्चर मतलब हमारे पास हो गया इसमें जो वैल्यू था, ठीक है, अपर्चर यानी स्मॉल डी, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम किया था ना कि जो हमारे पास अपर्चर है दैट वाज स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास लेजर लाइट इमिट हो रहा था, यहाँ इमेज मिल रही थी हम लोगों को, और इमेज का ये जो हमारे पास है ये एक्स मान रहे थे आप लोग ना, इसका अपर्चर, ठीक है। और दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल डी एंड दिस एंगल वुड बी थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने अज्यूम किया था ना। तो अपर्चर का वैल्यू मुझे दे रखा है 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट इमिट्स ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ दे रखा है मुझे 6943 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द बीम इज फोकस्ड विद ए लेंस का यूज कर रहा है इसके अंदर, और फोकल लेंथ 0.1 मीटर। तो देखो लेंस जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेंस जिसका फोकल लेंथ हम लोगों को गिवन है, एंड दैट फोकल लेंथ विल बी 0.1 मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। जो हमें इमेज मिल रही है इसका एरिया मालूम करना है एंड इंटेंसिटी, दोनों चीज़ें आपने यहाँ से मालूम करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा कि आप लोग जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और लेज़र बीम का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है, ठीक है। तो एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो एरिया विल बी πx², इसी को हम लोग एरियल स्प्रेड कह रहे हैं, एरियल स्प्रेड कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरियल स्प्रेड कह रहे हैं। अब ये पाई आप लोग यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी ये कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि सर्कुलर अपर्चर है किस प्रकार का है, ठीक है। अच्छा, और ये डिस्टेंस भी हमें जो है ना वो कैपिटल डी का वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, कैपिटल डी का वैल्यू कितना होगा इस केस में नहीं दे रखा ना। तो कैपिटल डी अगर बहुत लार्ज हो जाता है ना तो ऐसे केस में आप फिर प्लेन वेव फ्रंट इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लेन वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि फिर यहाँ पर सर्कुलर ना बनते हुए आप रेक्टेंगुलर यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग। तो इस केस में कैपिटल डी भी मुझे नहीं कह रहा है, पर कोई बात नहीं, πx² से भी आप सोल्व कर सकते हैं, और पाई यहाँ से आप हटा भी सकते हैं। अच्छा, अब x का जो वैल्यू आया था वो कैसे आप सोल्व करेंगे, तो देखो हम मान कर चल रहे हैं यहाँ से जैसे लेजर बीम आ रही है ना, तो लेजर बीम जैसे यहाँ से आएगी तो इस केस में एक लेंस इस्तेमाल किया है इसके बीच में, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम ना इस प्रकार से बनेगा, अगर आप देखें ध्यान से तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास लेज़र बीम है, ठीक है, ये हमारे पास लेज़र बीम है, इस प्रकार से आ रही है, ओके। और यहाँ पर हमारे पास एक लेंस का इस्तेमाल किया है, और यहाँ हमारे पास में सर्कुलर अपर्चर इमेज मिल रहा है, दिस इज द इमेज, ठीक है। एंड दिस इज द फोकल लेंथ एफ जो कि मुझे गिवन है, ठीक है। और दिस वैल्यू इज एक्स, और ये हमारे पास एफ के बराबर दे रखा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है ना इस केस में इस डिस्टेंस का मेरे कोई मतलब नहीं है, दिस डिस्टेंस का इसका मतलब मेरे को कोई नहीं है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरे पास अपर्चर स्मॉल डी दे रखा है, ओके। तो इसका मुझे मतलब है, बट आप यहाँ पर जो है ना अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस वाली ट्रायंगल का आप लोग कंसिडर करें, इस वाली ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप tan थीटा निकालने की कोशिश करें, तो tan थीटा विच इज टेंड्स टू थीटा एंड इट्स वैल्यू विल बी परपेंडिकुलर विच इज x डिवाइड बाय बेस विच इज f हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा थीटा f, ठीक है। थीटा f आ गया ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू मेरे पास आ गया थीटा f, और थीटा का वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था इस केस में इसका वैल्यू होता है 1.22 λ/d होता है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो लैम्डा का वैल्यू गिवन है तो यहाँ रखेंगे, स्मॉल डी का वैल्यू अपर्चर वो आपको गिवन है, और फोकल लेंथ जो है वो लेंस का इस्तेमाल किया गया वो आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है अगर लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है टू फोकस, इसका मतलब लेजर बीम बहुत दूर है दरअसल, ठीक है। लेजर बीम बहुत दूर से आ रही है और इसको फोकस करवाया जा रहा है यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इमेज जो है वो दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें पुट करना है, एरियल स्प्रेड का वैल्यू आ जाएगा पाई ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई डी एफ, और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरियल स्प्रेड, और जैसे एरियल स्प्रेड आ जाएगा तो देखो पावर भी आपको गिवन है ना, तो इंटेंसिटी आप लोगों से पूछा गया था इमेज का, तो इमेज का इंटेंसिटी हो जाएगा पावर डिवाइड बाई एरिया। तो ये फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कंटिन्यूस मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम है जिसका वेवलेंथ आपको गिवन है 600 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लेजर बीम है और इसका वेवलेंथ कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर गिवन है क्वेश्चन में। इट इज द बीम इज चॉप्ड इनटू 0.1 नैनोसेकंड पल्सेस, यानी कि ये हो गया कि इसके जब चॉप आप लोग करेंगे तो आपको स्मॉल इस प्रकार से वेव ट्रेन्स आपको नजर आने वाली है, और इसके लिए आपको डेल्टा टी टाइम दे रखा है ना, टाइम में जो स्प्रेड है दैट टाइम स्प्रेड विल बी 0.1 नैनोसेकंड फॉर ईच पल्स, ठीक है। अच्छा, आप कहने लग रहा है फाइंड द लाइन विड्थ ऑफ द बीम, तो लाइन विड्थ का मतलब हो गया डेल्टा न्यू भी हो सकता है, डेल्टा ओमेगा डेल्टा लैम्डा भी हो सकता है,
तो वो चीज़ निर्भर करेगा दरअसल। जैसे यहाँ पर वेवलेंथ की बात कर रहा है ना, तो वेवलेंथ की अगर बात करेगा इसका मतलब डेल्टा लैम्डा में पूछ रहा है वो। अच्छा, डेल्टा न्यू में भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस जो है ना वो किस प्रकार के यूनिट के अंदर देखें आप लोग। अगर आप लोगों का देखें मीटर के अंदर दे रखा है, ठीक है, तो हमारा आंसर फिर मीटर के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेल्टा लैम्डा। और अगर डेल्टा न्यू यानी हर्ट्ज में दे रखा है तो फिर आप हर्ट्ज के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं लाइन विड्थ। लाइन विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो किसी भी लाइट बीम के लिए लाइन विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू होता है। सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और इसे दैट डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ जो डेल्टा न्यू है, ठीक है, इसको आप लोग कैसे ले सकते हैं, 1 बाय डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा लैम्डा ये आप लोगों के सामने आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय सी डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करें अगर आपको ये निकालना है किसके अंदर, मीटर के अंदर, ठीक है, नैनोमीटर के अंदर अगर आप इसको निकालना चाहते हैं ना, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज में पूछा गया है तो फिर तो देखो डायरेक्ट है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा टी, है, फिर तो डायरेक्ट है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने इनवर्स लेना, 0.1 नैनो सेकंड का इनवर्स ले लेना सिर्फ आपने, ठीक है, वो सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस किस प्रकार के दे सकते हैं, ठीक है, पर ये हमारे पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो देखो हमें लैम्डा भी मालूम है 600 नैनोमीटर, डेल्टा टी मतलब हो गया कि हमारे पास जो पल्स, जो हमारे पास इसका टाइम रहेगा ना, ठीक है, पल्स का जो टाइम रहेगा उसमें वेरिएशन कितने का है, उसमें स्प्रेड कितने का है, 0.1 नैनो सेकंड का है हर एक पल्स के अंदर, ठीक है, जो इसमें चॉप किया गया है। और सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो डेल्टा लैम्डा यानी लाइन विड्थ जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज लाइन विड्थ। और ये भी हमारे पास क्या है, लाइन विड्थ। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ता है कि सेकंड इनवर्स में पूछ रहा है कि हमारे पास नैनोमीटर में पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन से आप लोग वो चेक करें इस चीज़ को। अच्छा, नेक्स्ट है ए हीलियम नियॉन लेजर इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर। तो यानी कि हमारे पास एक हीलियम नियॉन लेजर है और उसका वेवलेंथ गिवन है 632.8 नैनोमीटर। ओके, एंड देन इसके बाद कह रहे हैं, लग रहा है कि हैज़ पावर आउटपुट ऑफ 4 मिलीवाट। तो पावर दे रखा है मेरे को 4 मिलीवाट, इसका पावर आउटपुट मुझे दे रखा है। हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकंड बाय दिस लेजर बीम। तो हाउ मेनी फोटोन्स मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट करना है। देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। पावर जो होता है एक फोटोन की वजह से, दैट वाज एनर्जी पर यूनिट टाइम, और क्योंकि पर सेकंड में पूछा गया है तो टाइम का आप लोग 1 सेकंड रिज्यूम कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये एक फोटोन का जो एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड में आ जाएगा ना यूनिट ये, ठीक है। तो ये पावर का यूनिट होगा विच इज़ नथिंग बट वाट। ओके, अच्छा अब देखो ये तो एक के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, एच सी बाई लैम्डा होगा ना इसका वैल्यू, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो ये एक फोटोन की वजह से है। अब क्योंकि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हम लोग मान के चल रहे हैं, स्मॉल एन, जिसका वैल्यू मुझे निकालना भी है, तो एक काम करेंगे स्मॉल एन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम एक फोटोन के लिए, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ फोटोन्स है तो एन ई बाई टी, और टी का वैल्यू हो गया 1 सेकंड, क्योंकि हमसे पर सेकंड पूछा गया ना इस वजह से, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, पावर मेरे को दे रखा है, ये रहा हमारे पास पावर, ठीक है। एच सी का वैल्यू आप लोगों को पता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये हमारे पास होता है। लैम्डा का वैल्यू ये दे रखा है आप लोगों को, और एन का वैल्यू आप लोगों से पूछा है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन इसमें कहने लग रहा है, एस्टिमेट द थ्रेशहोल्ड पंपिंग पावर। देखो ये क्वेश्चन पावर से बेस्ड आ गया है ना, थ्रेशहोल्ड पंपिंग पावर मतलब मिनिमम पावर ही पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला तुरंत लिख लें n/2 h न्यू पी बाई टी एस पी, जिसका वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, देखो इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, देखो स्पॉन्टेनियस, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है ना, तो इसको आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं n/2 और h न्यू पी, और यहाँ पर आ जाएगा A21, ठीक है, दिस इज P मिनिमम, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो डिपेंडिंग रहेगा क्वेश्चन में आपको A21 दे रखा है कोफिशिएंट, या फिर आपको स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम दे रखा है, ठीक है, उस पर हमारे पास निर्भर करेगा क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें गिवन है A21 का वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो A21 का वैल्यू हमें गिवन है 333.3 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। न्यू पी का वैल्यू गिवन है पंपिंग फ्रीक्वेंसी, एंड दैट वैल्यू विल बी 6.25 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद कैपिटल एन का वैल्यू भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, दैट वर 1.6 इंटू 10⁻19, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या गिवन है हमको,
पंपिंग पावर मुझे निकालना है यहाँ से, तो देखो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है ना, कैपिटल N का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, न्यू पी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A21 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मिनिमम पावर निकल जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में आगे भी कहने लग रहा है द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सोर्स इज 25% एंड ओनली 25% पंपिंग लाइट पासिस थ्रू द रूबी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग इसको पावर दे रहे हैं, ठीक है, वो इसका जो यूज कर रहा है ना, वो यूज कर रहा है 25%, क्योंकि एफिशिएंसी दे रखा है ना, 25% एंड ओनली 25% ओनली, ठीक है। तो देखो 2 बार 25% इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका यूज कर रहा है कितना, 1/4 इंटू 1/4 यानी हो गया 1/16, यानी कि जो भी हम पंपिंग इसको करवा रहे हैं, ठीक है, उसका 1/16 पार्ट ये यूज कर रहा है। तो अगर आप इसको मान लीजिए, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से देते हैं कि जो भी मेरे पास ये मिनिमम पावर आएगा, इसको अगर आप 16 से डिवाइड करने की सोच रहे हैं, तो वो पावर तो मेरे पास और भी कम हो जाएगा उससे। अब फिर वो उसका 1/16 यूज करेगा, 1/16 ना। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू मेरे पास मान लीजिए, पावर आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है मान लीजिए 25, ठीक है, या फिर आती है 32, ठीक है, 32 वाट आ जाती है मान लीजिए, ठीक है, अभी के लिए मैंने मान लिया 32 वाट मेरे पास आती है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मिनिमम पावर जो मुझे यहाँ पर चाहिएगा टू पंप द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, अगर आप ये सोच रहे हैं 32/16 आप कर दें, यानी कि 2 वाट, ठीक है, तो आप यहाँ से जब 2 वाट देंगे तो ये इसका एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, इसका कितना परसेंट यूज करेगा, 25% एंड ओनली 25%, यानी इसका 2/16 पार्ट, मतलब ये इसका पंपिंग में जाएगा ना। तो आप ये देखें कि मुझे तो मिनिमम पावर इतना चाहिए ना, तो ये अगर मुझे चाहिए तो इसको मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मुझे पंप करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि फिर वो आगे जाकर के यूज करे किसी प्रकार से, मुझे उसका मतलब नहीं है, ठीक है। वो आगे जाके उसका कितना यूज कर रहा है, वो उसका यूज कर रहा है 1/16 पार्ट, तो मुझे जो चाहिएगा ना वो इस पावर का 16 मल्टीपल चाहिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना, दैट आंसर मान लीजिए हमारे पास x आ रहा है, तो उसको आप 16 से जरूर मल्टीप्लाई कर दें, ये आप करना ना भूलें, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रिमेंबर दिस थिंग कि पंपिंग पावर जो भी हमें चाहिएगा उसका आगे जा करके एफिशिएंसी कितना चाहता है, वो एफिशिएंसी चाहता है ओनली एंड ओनली 1/16 पार्ट। तो अगर इसका 1/16 पार्ट आप देंगे तो वो तो और कम हो जाएगा ना इसका आगे जा करके, ठीक है। तो आपको 16 मल्टीपल देना पड़ेगा, यानी 16 टाइम्स ज्यादा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब x × 16 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट है फॉर हीलियम नियॉन लेजर वेवलेंथ आपको दे रखा है और लैम्डा नोड गिवन है आपको, ठीक है ना। सो लैम्डा नोड इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल, ये जो पीक आपको नजर आ रही थी ना, इसमें सेंटर पे जो हमारे पास लैम्डा नोड था, ठीक है, दैट लैम्डा नोड, यानी सेंट्रल पीक जो मुझे नजर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है इसके अंदर, एंड दैट पीक वेवलेंथ इज गिवन टू यू 6328 एंगस्ट्रॉम, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं, 300 केल्विन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डॉपलर लाइन विड्थ। अब देखो डॉपलर लाइन विड्थ आप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए डेल्टा न्यू डी, ये आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाएं, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ से। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा ओमेगा डी का वैल्यू होता है 2 ओमेगा नोड अंडर रूट में, यहाँ से हो जाएगा 2kT डिवाइड बाय ln2 डिवाइड बाय mc², ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, देखो यहाँ से सबसे पहले तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, न्यू डी के टर्म्स आप इसको एक्सप्रेस ही कर लो, ठीक है। तो डेल न्यू डी इंटू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से हो जाएगा 2 पाई न्यू नोड, ठीक है, एंड दिस विल बी अंडर रूट में जो भी हमारे पास में है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2kT ln2 डिवाइड बाय mc², मतलब इसके टर्म्स में तो लेकर के आऊँ पहले लैम्डा नोड के टर्म्स में इस फॉर्मूले को, ठीक है। देखो यहाँ से 2 से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो डेल्टा न्यू डी दिस इज इक्वल टू, ठीक है। और ये न्यू नोड है ना, तो न्यू नोड को मैं कैसे ले सकता हूँ, c बाय लैम्डा नोड, और यहाँ से काम करते हैं c² है ना, तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ, जैसे c अंडर रूट में हो जाएगा 2kT ln2 एंड डिवाइड बाय हो जाएगा m, ओके। और अब यहाँ से ये c कैंसिल आउट हो रहा है। लैम्डा नोड आपको दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, है ना, दे रखा है ना, ये देखो लैम्डा नोड ये वैल्यू दे रखा, ओके। टेम्परेचर भी आपको गिवन है 300 केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता रहता है आपको, ln2 का वैल्यू 0.693, मास, ये मास किसका लेंगे आप लोग, जो लेजर में हेल्प करवा रहा है आपको कौन है, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो अचीव कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पर, नियॉन एटम्स, नियॉन एटम्स जो है ना वो यहाँ पर अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और नियॉन एटम्स जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा m का वैल्यू 20 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन्स, 20 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप डेल्टा न्यू डी का वैल्यू सॉल्व कर लें, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल बन गया यहाँ से, ओके।
तो न्यूमेरिकल मतलब आप देख सकते हैं फॉर्मूले बेस्ड है लगभग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल्स करें। तो हमारे पास ये लेज़र का सेकंड पार्ट था। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।